स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। तो चलिए आगाज करते हैं दमदार समाचार। लगातार बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान यास ने बुधवार को ओडिशा पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में जमकर तबाही मचाई। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी कई राज्यों में तूफान का असर देखने को मिलेगा। झारखंड में तूफान की वजह से तेज बारिश शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, बैरकपुर, 24 परगना, पूर्व और पश्चिमी मेदिनीपुर जिलों के कुछ हिस्सों में बिजली और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। यास तूफान से पश्चिम बंगाल और ओडिशा को बुरी तरह से प्रभावित किया गया है। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तूफान से प्रभावित हुए क्षेत्रों का हवाई दौरा कर चुके हैं। तो ममता बनर्जी ने भी ये कहा है कि यास के प्रभाव को देखते हुए हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, तैनात हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को कोरोना फ्री पंजाब अभियान के तहत राज्य के मिशन फतेह 2.0 को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को शामिल करते हुए एक नई पहल का आगाज किया, जिसमें महामारी से लड़ने के लिए एक कैडर के तौर पर हर गांव या नगर पालिका वार्ड में 7 ग्रामीण कोरोना स्वयं सेवकों के ग्रुप बनाने के आदेश जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान गांव सबसे ज्यादा और बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जिसके लिए कोरोना मुक्त पिंड अभियान चलाना बेहद लाजिमी है। सिंह ने खेल और युवा मामलों के विभाग और डीसी को निर्देश दिया है कि वे संक्रमण के खिलाफ जंग में युवाओं को टॉर्च बेयरर बनाने के लिए ऐसे आरसीबी का गठन करें। उन्होंने कहा कि मौजूदा क्लब भी आरसीबी बन सकते हैं और ये कोरोना के खिलाफ युद्ध में पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए एक पावरफुल सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम कर सकते हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय जोगिया में आशा और निगरानी समिति से टीकाकरण की जानकारी ली। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या कम हो रही है, रिकवरी ज्यादा हो रही है। उन्होंने कहा कि महामारी के रोकथाम को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। इसी क्रम में मैं इस बीच जनपद पहले चरण में मैंने हर कमिश्नरी स्तर पर समीक्षा बैठकें की। कमिश्नरी स्तर की समीक्षा बैठक में प्रत्येक जनपद में चलने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी लेना। यद्यपि मैं प्रदेश के अंदर हम लोगों की टीम 9 की बैठक निरंतर होती है, इन चीजों पे हम महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े कम तो हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हालात जो है गंभीर बने हुए हैं। ऐसे में प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर कैबिनेट बैठक हुई। बैठक की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि पूरी तरह से लॉकडाउन हटाना ठीक नहीं है। और क्या कुछ राजेश टोपे ने कहा, आपको सुनवाते हैं। कैबिनेट में आज लॉकडाउन के प्रति चर्चा हुई। जरूर उसमें जो प्रेजेंटेशन जो दिखाया गया उसमें बहुत स्पष्टता थी कि करीबन 21 जिले स्टेट एवरेज जो 10% पॉजिटिविटी रेट है उससे ज्यादा है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोगों के विचारों से यही तय हुआ है कि लॉकडाउन उठाना मुनासिब नहीं, लॉकडाउन उठाना पूरी तरह से लॉकडाउन उठाना ठीक नहीं। इसीलिए एक जरूर है कि जिन जिलों में बहुत ज्यादा डिक्लाइन है, बहुत ज्यादा कर्व नीचे आया है, जरूर उन जिलों में हम शिथिलता देना पसंद करेंगे। लेकिन यह शिथिलता किस तरह की होगी, इस बारे में टास्क फोर्स से चर्चा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें जो भी अंतिम निर्णय है वो लेने वाले हैं। रहा सवाल जो आज की स्थिति है, वह बिल्कुल बहुत अच्छी सुधारना है। जैसा कि हम 7 लाख पर यानी एक्टिव केसेस पर गए थे, अभी 3,15,000 तक हम हैं। हमारा आंकड़ा 60,000 65,000 पर डे तक पीक पर गया था, लेकिन अभी हम 22,000-23,000 पर है। लेकिन यह जो 22,000-23,000 का जो आंकड़ा है, वह आंकड़ा जो पहला सर्ज था या पहला पीक था, वो पीक पे हम अभी है।
यह जो CFR है निश्चित तौर पर थोड़ा बड़ा है। इसकी वजह यह जो वायरस है इसमें वेरिएंट भी नजर आ रहा है। ऐसा ही रिपोर्ट हमारे पास है कि वेरिएंट है और इसलिए अलग तरीके का बर्ताव वायरस से हो रहा है और इसलिए भी थोड़ा संक्रमण भी बढ़ रहा है। और देश के कई राज्यों में वैक्सीन की कमी देखी जा रही है। इस बीच राजस्थान में भी वैक्सीन की कमी से वैक्सीनेशन रुक गया है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में वैक्सीन की कमी है। इसके साथ ही वैक्सीन कमी को लेकर भी रघु शर्मा ने सवाल उठाए और क्या कुछ रघु शर्मा ने कहा आपको सुनवाते हैं। 3000 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर भी कर लिए, खर्चा हम कर देंगे। हमने वैक्सीनेशन साइट्स भी डेवलप कर ली। हमारा मैन पावर है जो वैक्सीनेट करेगा लोगों को, वो भी ट्रेंड है। स्टोरेज की कैपेसिटी भी हमारे पास, बम्पर स्ट्रोक भी आ जाए तो हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी है। अनफॉर्चुनेटली वैक्सीन मिल नहीं रही है। वैक्सीन के लिए हमने सीरम इंस्टीट्यूट को 47 करोड़ रुपए एडवांस दिए, भारत बायोटेक को 12 करोड़ रुपए एडवांस दिए। अब सीरम ने तो अपनी वैक्सीन हमको सप्लाई की, उतने लोगों को डोज हम दे चुके हैं 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लोगों को, लेकिन भारत बायोटेक ने अभी वैक्सीन दी नहीं है। आज हमारे पास वैक्सीन नहीं है तो हमने वैक्सीनेशन रोक दिया है। जब वैक्सीन आएगी ये फिर से वैक्सीनेशन का काम शुरू कर देंगे। सवाल ये है कि इस पे भी भारत सरकार ने कोटा अलॉट किया है। जून के महीने में राजस्थान को 12,66,000 का कोटा अलॉट किया है। दोनों सीरम और भारत बायोटेक दोनों के द्वारा जो निर्मित है वैक्सीन, उसका कोटा राज्य के लिए अगर 12,66,000 जून के महीने में तय किया गया है तो मैं नहीं समझता कि 3 करोड़ 25 लाख बेनिफिशियरी है स्टेट में। अगर उनको डबल डोज की बात करें तो 6.5 करोड़ तो सीधा डोज, और वेस्टेज मान ले तो 6.75 करोड़ डोज चाहिए। अब ये लाखों में वैक्सीन मिल रही है, कितने महीने में। कई अन्य राज्य सरकारें भी सुप्रीम कोर्ट गई है। हमारी राज्य सरकार ने भी फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और वो भारत सरकार को डायरेक्शन जारी करे कि आप ग्लोबल टेंडर करिए, वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट आप करिए, खर्चा चाहे राज्य सरकारें दे देगी। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत में जल्द ही बच्चों पर कोविड-19 वैक्सीन का परीक्षण शुरू होगा। सीतारमण ने दावा किया कि इस समय दुनिया का कोई भी देश बच्चों को टीका नहीं दे रहा। बच्चों के वैक्सीनेशन पर WHO की कोई सिफारिश नहीं है। बकौल सीतारमण, परीक्षणों के आधार पर डेटा उपलब्ध होने पर वैज्ञानिक फैसला लिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोर देते हुए कहा कि जैसा कि आशंका जाहिर की गई है कि अगर तीसरी लहर आती है तो बच्चों को बुरी तरह से प्रभावित करेगी। नतीजतन हमें बच्चों के लिए सचेत रहने की जरूरत है। अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी रॉ के प्रमुख सामंत कुमार गोयल और खुफिया विभाग यानी IB के अध्यक्ष अरविंद कुमार के कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिए गए हैं। एक आधिकारिक आदेश में जानकारी दी गई है। आदेश में बताया गया कि पंजाब कैडर से 1984 बैच के IPS अधिकारी गोयल 30 जून को खत्म हो रहे मौजूदा कार्यकाल के अलावा 1 और साल के लिए रॉ के सचिव रहेंगे। इसी तरह असम और मेघालय कैडर के IPS अधिकारी कुमार 30 जून के बाद 1 साल की अवधि के लिए IB के प्रमुख बने रहेंगे। आदेश में बताया गया है कि कार्यकालों में विस्तार को मंजूरी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेता ने व्हाट्सएप विवाद को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि मोदी सरकार देशवासियों की प्राइवेसी का हनन करना चाहती है। आप भी सुनिए सुप्रिया श्रीनेता ने क्या कुछ कहा। The new laws that have come into effect and some social media platforms have indeed moved the Delhi High Court against them are absolutely draconian, and they expose the government's willingness to go to any extent to curb the freedom of speech and expression. The reality is that the Modi government doesn't realize that it is being criticized for its failures to curb the pandemic, for its failures to ruin the Indian economy, for its failures to render so many people jobless in this country, and it believes that instead of resolving those issues, curbing the freedom of speech and expression, curbing dissent, is going to address some of those concerns. That is not going to happen, and the rules are arbitrary. The government is going to be the big daddy. Bureaucrats within the government and interdepartmental committees will decide what is objectionable and what is not, and not the courts of our land. So I think
बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस को देश की जनता ने नकार दिया है। प्रियंका गांधी वैक्सीन पर सवाल उठा रही थी, आज उनके पास मुद्दा नहीं है तो वो देश की जनता को गुमराह कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में सबसे पहले वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई है। प्रियंका गांधी हो या राहुल हो, कांग्रेस पार्टी हो, इसको देश की जनता ने दिया नकार। चाहे अभी वेस्ट बंगाल का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो, लोकसभा हो या विधानसभा। अब वो केवल ट्वीट कर रही हैं, आज वो वैक्सीन पे सवाल उठा रही हैं। कल तक यही प्रियंका राहुल कहते थे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी जी की वैक्सीन है, तो इस वैक्सीन के खिलाफ वातावरण बना रहे थे, भारत के वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे थे। आज वो एक तरह से, जब कोई उनके पास मुद्दा नहीं है, आज भी देश में सबसे पहले वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई। खुद अखिलेश यादव ने कहा था मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। इन विपक्षियों ने वैक्सीन जब शुरू हुआ जनवरी में, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दुनिया के केवल 2। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कोरोना से मौत को लेकर कहा है कि पहले दिन से ही आंकड़े नहीं बताए जा रहे और वैक्सीन केंद्र को खरीदनी चाहिए थी वैक्सीन, लेकिन उन्होंने नहीं खरीदी। लेकिन राज्य सरकारों को अब खुद वैक्सीन खरीदनी पड़ रही है। आप भी सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। मैं सरकार से बार बार पूछ रहा हूं, लगातार लोगों के मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि सरकार ने संक्रमण के आंकड़े तो कम आ रहे हैं लेकिन मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं? ये सरकार बताए, आखिर इसकी वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर में तानाशाही स्थापित करना चाहती है, यहाँ लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। पहले से ही गोदी मीडिया चल रहा था, अब सोशल मीडिया पे लोगों को सरकार की नाकामी की जानकारी मिल रही है तो सरकार डर गई। अब उसके ऊपर भी लोगों का मौलिक अधिकार छीनना चाहती है। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए नहीं हो सकती कि लोगों के व्यवहार से, सोशल मीडिया से भारतीय जनता पार्टी डर रही है क्योंकि उसकी नाकामी उजागर हो रही है। मुझे लगता है केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। ये जिम्मेदारी से भागने का वक्त नहीं है। हिंदुस्तान में जल्दी से वैक्सीन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, जो समय से वैक्सीन मंगाने में नाकाम रही है। लेकिन अभी भी देरी ना करे, जल्दी से वैक्सीन मंगा के लोगों को वैक्सीनेट कराए, जिससे देश के लोग सुरक्षित हो पाए। मुझे समझ में नहीं आता जी, जनता की समस्या को लेके ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुंभकर्ण की नींद में क्यों चली जाती है। जहां किसानों की समस्या होती है, 6 महीना हो गए, सरकार सुनने को तैयार नहीं। किसानों की मौतें हो रही हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं। इसलिए सरकार देश के किसानों की समस्या को सुनते हुए, कुंभकर्ण की नींद में ना जाते हुए जल्दी से उसका समाधान करना चाहिए। देखिए, देश बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। इस समय किसी भी को वक्तव्य से बचना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे बाबा रामदेव हो या कोई भी हो। सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सरकार ने सभी कंपनियों को नोटिस भेजकर पूछा है कि कायदे कानून का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया। वहीं फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने सरकार के नए सोशल मीडिया मध्यवर्ती नियमों को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उधर सोशल मीडिया पर यूजर्स के बीच फेसबुक और ट्विटर बंद होने की चर्चा जोरों पर है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने नई गाइडलाइंस को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी देश के उन लोगों से मजाक कर रहे हैं जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, लेकिन चौकीदार ने पीड़ित लोगों के लिए कुछ नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अगर ये समझ रहे हैं कि वो भावुक होने से देश उनकी नाहिली को, उनके फेलियर को कोविड कंट्रोल करने में भूल जाएगा, तो प्रधानमंत्री देश के उन तमाम लोगों से मजाक कर रहे हैं, उन परिवार से जिन्होंने अपने बाप को खोया, अपने पति को खोया, अपने बहन को खोया, अपने दोस्तों को खोया। प्रधानमंत्री अगर भावुक अब हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री को बात मालूम होना चाहिए था कि 137 करोड़ जनता की जान की बचाने की जिम्मेदारी देश के प्रधान सेवक चौकीदार पर है। और अगर चौकीदार को मालूम होता कि भाई इनकी जान बचाना है, तो चौकीदार हर चीज करता जान बचाने के लिए देश की जनता की। प्रधानमंत्री सोते रहे जब प्रधानमंत्री को मालूम था कि अगस्त 2020 में बड़े बड़े इंटरनेशनल कंट्रीज, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन ने
फार्मास्यूटिकल कंपनी से ऑर्डर दिया वैक्सीन का अगस्त 2020 में, हमारे प्रधानमंत्री जो आज भावुक होकर आंसू बहाकर देश की जनता को मजाक कर रहे हैं, उनको तो उसी वक्त ऑर्डर देना चाहिए था। कब ऑर्डर दिए? वो 5 दिन पहले, वैक्सीनेशन देने से 5 दिन पहले वो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री आज भावुक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था कि दूसरी वेव आ रही है। साइंटिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट बोल चुके थे प्रधानमंत्री को कि सेकेंड वेव भारत में आ रहा है। तो ये प्रधानमंत्री हैं ऑप्टिक्स के, ये प्रधानमंत्री नहीं है भारत के लोगों की, जिन्होंने अपने भाई बहन, अपने पति को, अपनी पत्नी को। मैं मोदी सरकार को बताना चाह रहा हूं कि जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उस वक्त क्या प्रधानमंत्री मोदी भूल गए कि राज्यसभा में लेट श्री अरुण जेटली ने उठकर यूपीए के ये जो रेगुलेशन आज बनाया जा रहा है उसका। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सिलेक्ट सिटी वॉक में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का आगाज किया। इन्होंने कहा कि इससे लोग बिना अपनी गाड़ी से उतरे वैक्सीन लगवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप वैक्सीन लगवाएं और सरकार लगातार एक कोशिश कर रही है कि यहां ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए। इससे पहले द्वारका के वेगास मॉल में बुधवार को दिल्ली का पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया। पहले दिन 70 लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। अब आकाश हेल्थ केयर द्वारा माल परिसर में ये सुविधा शुरू की गई है। यहाँ ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन व ऑन साइट टीकाकरण दोनों ही तरह की सुविधा मौजूद है। इससे पहले गुरुग्राम में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का आगाज किया गया था। खुशी है कि इतना सेफ एनवायरनमेंट में, यहाँ इतना सिक्योर एनवायरनमेंट में वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। मैं दिल्ली के एक आदमी से अपील करूंगा कि जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल है, सरकार और सारे संस्थान सब लोग मिलके जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर आदमी को सुरक्षित बनाया जा सके। तो जितनी भी वैक्सीन है तब तक तो तुरंत लगवाते रहें, और सरकार पूरी कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन दिल्ली के लिए उपलब्ध हो सके। हम प्राइवेट सेक्टर। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस बीमारी ने मुश्किल बढ़ा दी है। ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए इस बीमारी को महामारी घोषित किया गया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इस बाबत औपचारिक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। बता दें कि दिल्ली में ब्लैक फंगस के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को दिल्ली में करीब 200 ब्लैक फंगस के मामले सामने आए थे, जबकि बुधवार यानी 26 मई को इनकी संख्या बढ़कर 620 हो चुकी है। ब्लैक फंगस कितनी तेजी से दिल्ली में फैल रहा है, इन आंकड़ों से साफ तौर पर पता चलता है। महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच सियासी संकट भी बरकरार है। राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल शिवसेना और कांग्रेस में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर गहरा विवाद मौजूद है। इस बीच राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की, जिसको काफी अहम माना जा रहा है। इस बीच शिवसेना प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने सफाई देते हुए कड़े शब्दों में आलोचना की। रावत ने कहा कि सरकार काफी मजबूत स्थिति में है और 5 सालों तक चलेगी। बहुत दिन से पवार साहब और उद्धव ठाकरे की मुलाकात नहीं हुई थी। अब ऐसे में मराठा आरक्षण, बढ़ते कोरोना संक्रमण, ब्लैक फंगस, नई बीमारी, आपदा में कैसे राहत पहुंचाई जाए, इन तमाम चीजों को लेकर उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से मुलाकात की और चर्चा की। प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुलाकात के बाद राजनीतिक सियासत काफी तेज हो गई थी। ये कहा जा रहा था कि शिवसेना महाविकास आघाड़ी में नाराज चल रही है, जिसे लेकर शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने मीडिया में बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार मजबूत स्थिति में है और 5 सालों तक चलेगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से मुलाकात हुई थी उस पर काफी बयानबाजी शुरू हो गया था, और यही वजह था कि संजय राउत मीडिया से बात करते हुए कहे कि जिस तरीके से एनसीपी प्रमुख और मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है, इसे लेकर जिस तरीके से महामारी है, आपदा है और सबसे बड़ा मसला जो मराठा आरक्षण का है, उसे लेकर के चर्चाएं की गई हैं। कोई विवाद हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार में नहीं है, भले ही विपक्ष आरोप लगा रहा हो। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है, वहीं राजनीतिक सियासत भी अपने चरम पर है। महाविकास आघाड़ी की तरफ से आए दिन इस तरीके के बयान सुनने के लिए मिलते हैं, लेकिन ऐसे में जब संजय राउत ने सफाई दिया है तो देखना ये होगा कि एनसीपी और कांग्रेस क्या इस पूरे मसले पर अपना पक्ष रखती है या फिर शिवसेना के नाराज होने की बात सही मानी जाती है। एएनबी न्यूज के लिए मुंबई से मुरारी सिंह।
देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। 57 साल पहले दिल का दौरा पड़ने से जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू ने अंतिम सांस ली थी। उनकी पुण्यतिथि पर देश उनको नमन कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं ने जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने उनके विचार को साझा किया। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, बुराई अनियंत्रित होती है और बुराई ने पूरी व्यवस्था को जहर बना दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट में आगे लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर मैं उनके विवेकपूर्ण शब्दों को याद कर रहा हूं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि #रिमेंबरिंग नेहरू चलाया है। साथ ही ट्वीट में कहा गया है कि आज हम जवाहरलाल नेहरू को सम्मानित करते हैं, जिन्होंने भारत और दुनिया के लिए अविस्मरणीय योगदान दिया है। वे महान बुद्धि के व्यक्ति थे, आधुनिक भारत के निर्माता थे और सच्चे देशभक्त थे। एक बार फिर तेल की कीमतें बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ताजनगरी आगरा में लोगों ने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। राजधानी दिल्ली समेत कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में भी तेल के दाम बढ़ने से लोगों में गुस्सा है। राजस्थान के श्री गंगानगर में तो 1 लीटर पेट्रोल के दाम 101 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गए। महंगाई और लॉकडाउन के इस दौर में लोगों की मुश्किलें तेल की बड़ी कीमतों से ज्यादा बढ़ गई। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जुड़ने के बाद डबल हो जाते हैं। रोजाना सुबह 6 बजे तेल की कीमतों में बदलाव होता है। नागपुर में पेट्रोल डीजल के दाम 100 के करीब पहुंच चुके हैं। लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि अब इस महंगाई में गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। कम से कम 50-55 रुपये लीटर होना था। कितना का महंगा इंसान, 200-250 रुपये रोजी वाला क्या डालेंगे पेट्रोल? 100 रुपये पेट्रोल, वो भी 100 रुपये में कितना आता है? एक ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 रुपये किलोमीटर घूम सकते हैं। इसके अलावा क्या घूम सकते हैं? क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे? तो ज़्यादा नुकसान तो हो रहा है, धंधे पानी भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो कम ही होना चाहिए था पेट्रोल। देखते क्या होता, फायदा तो नहीं है कुछ भी। एक तो लॉकडाउन की वजह से भी पूरा ठप है धंधा, पैसेंजर नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहे। नहीं जी, रेट बढ़ने की वजह से दिक्कत तो काफ़ी हो रही है, क्योंकि आम बजट थोड़ा सा बिगड़ गया है उस वजह से, और सभी चीज़ों के भाव भी बढ़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पे सब्जियां भी महंगी हो रही है उसी वजह से। तो नॉर्मली तो काफ़ी दिक्कतें आ रही है। उसके अलावा रेगुलर बाहर आना जाना जो वैसे भी थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन फिर भी जो बेसिक नीड्स होती है, मेडिसिन लाना है या वो सब चीज़ें करना है, तो वो भी अब थोड़ा मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि हमारे घर पे तो पेशेंट है, बुजुर्ग लोग हैं, तो उनके वजह से हमको बाहर तो निकलना पड़ता ही है। और रेट बढ़ने की वजह से ऐसा है कि उनके हॉस्पिटल्स, उनके बाकी सब खर्चे वो कहीं ना कहीं नॉर्मली पूरा नहीं रहे। 100 के करीब हो गया। हाँ, करीब हो गया। वो कुछ अब बहुत दिक्कत जा रही है, खर्चे में बहुत बढ़ोतरी हो गई, अब बहुत मुश्किल वाला। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर थाना क्षेत्र से एक यूट्यूबर को अजीबोगरीब कारनामे के लिए गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यूट्यूबर आरोपी गौरव जॉन ने हाइड्रोजन वाले गुब्बारे से अपने पालतू कुत्ते डॉलर को हवा में उड़ा दिया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसकी शिकायत मालवीय नगर थाने में की गई। आरोपी गौरव को गिरफ्तार किया गया। आरोपी गौरव ने हवा में डॉगी को उड़ाते हुए वीडियो बनाया और उसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया, लेकिन वीडियो को अब डिलीट किया गया है। इस घटना की जानकारी जब पीएफए संस्था को लगी तो उन लोगों ने पहले वीडियो देखा, फिर आरोपी गौरव पर पशु अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज करवा दिया। मालवीय नगर थाने में एक कंप्लेंट रिसीव हुआ था कि यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देखा गया है कि एक व्यक्ति अपने पेट डॉग को हीलियम बैलून्स बांधकर उसको हवा में उड़ा रहा है। तो ये कंप्लेंट रिसीव होने पर मालवीय नगर थाने में एफआईआर रजिस्टर किया गया है अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट एंड अभी लॉकडाउन सिचुएशन का है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। कोरोना काल के दौरान दिल्ली के द्वारका इलाके में कथित तौर पर इस्तेमाल हो चुके सर्जिकल दस्ताने बेचने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपियों की पहचान मनीष कुमार, अरुण श्रीनिवासन और दिनेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि प्राथमिक जांच से पता चला
कि आरोपियों ने टीकरी इलाके के एक व्यापारी के जरिए कबाड़ बाजार और अस्पताल में इस्तेमाल हो चुके सर्जिकल दस्ताने खरीदे थे। पुलिस ने बताया कि डाबरी के थाना प्रभारी सुरेंद्र संधू के नेतृत्व में एक टीम ने डाबरी और बिंदापुर के 2 गोदामों में मंगलवार को छापेमारी की और वहां से इस्तेमाल हो चुके 848 किलोग्राम सर्जिकल दस्ताने जब्त किए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस्तेमाल हो चुके इन सर्जिकल दस्तानों को साफ कर और पैकेट में बंद कर फैक्ट्रीज, सैलून और होटल्स में सस्ते दामों पर बेचा जाता था। इनकी पैकिंग इस तरह से की जाती थी कि कोई भी इनको पहचान नहीं पाता था। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मौजूद गोपालपट्टनम इलाके में उस वक्त हंगामा बरपा हो गया जब एक इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। जैसे ही आग लगी, आसपास का इलाका जो है दहशत ज़दा हो गया। आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आग इतनी भीषण थी कि लपटें आसमान को छू जाने पर आमादा दिखाई दे रही थी। चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। आग के कोहराम के बाद फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मौजूद मिलन मोरे के एक रिहायशी इलाके में उस वक्त दहशत का माहौल पैदा हो गया जब नजदीक के जंगल से निकलकर एक हाथी ने अचानक से दस्तक दे दी, जिसके बाद मानो बस्ती में सन्नाटा पसर गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी गजराज लोगों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर चुके हैं। शायद इसीलिए लोगों ने हाथी के आ जाने के बाद खुद को घरों में रखना ही महफूज समझा। जब काफी देर तक भी हाथी नहीं गया तो स्थानीय लोगों ने इस बाबत फॉरेस्ट विभाग को सूचित किया, जिसके बाद गजराज को सुकमा के जंगलों में ले जाकर छोड़ा गया। ये जग जाहिर है, किसी से छिपा नहीं है कि हमारे देश में कोरोना महामारी की वजह से जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इंसान तो इंसान, बेजुबानों की जिंदगी भी कोविड के चलते खासी मुश्किल झेल रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार बेजुबानों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें खाना खिला रहे हैं, उन्हें पानी पिला रहे हैं और इंसानियत की बेहतरीन मिसाल पेश कर रहे हैं। मेरा नाम राजकुमार जैन। क्या बोलना चाहेंगे आप? भैया देखिए, अभी क्या है कि इस जो अभी लॉकडाउन का जो पोजीशन चल रहा है हम लोग का, मोस्टली आप चाहे इंसान को भी ले लीजिए, चाहे जानवर को, कोई को भी ले लीजिए, यहाँ तक पहुँचना। जैसे आप देखे होंगे हम लोग अभी जो मंदिर के इधर में आते हैं और पिछले कितने दिनों से आए रहे हैं हम लोग। हमारा कोशिश यही इंसान भी और जानवर की दोनों को समान मात्रा में खाना मिलना चाहिए, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग यही इनिशिएटिव लेके आते हैं। जहाँ तक पूरा तो नहीं कर पाते हैं, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन जहाँ तक होता है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से आज सीआरपीएफ जवानों ने तलाशी अभियान में 5 किलोग्राम आईईडी को बरामद करने में कामयाबी हासिल कर ली। जानकारी के मुताबिक कोबरा बटालियन ने कड़ी मशक्कत और लंबे चले सर्च ऑपरेशन के बाद आईईडी को खोज पाने में सफलता हासिल की। दरअसल स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ के जवान तुरंत एक्शन मोड में आ गए और आनंद फानन में तलाशी अभियान को शुरू किया गया। आपको बता दें कि सुकमा देश के उन चुनिंदा जिलों में शामिल है जहां पर कई बार नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। हरियाणा के पलवल में 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ उसके घर में घुसकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। विरोध करने पर आरोपी मारपीट करके जान से मारने की धमकी देता हुआ मौके वारदात से फरार हो गया। मामला शहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पिछले 15 दिनों में रेप की यह छठी वारदात पलवल जिले से सामने आई है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बच्ची ने बताया कि दोपहर में मैं मेरे घर पे अकेली थी और एक लड़का आया, उसने मेरे साथ जबरदस्ती रेप किया और रेप करके उसके चाचा और भाई आए, उस पर मार दिया। क्या कारण? मुकदमा दर्ज करके बच्ची का मेडिकल करा दिया गया और सीडब्ल्यूसी अभियान। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली कोतवाली क्षेत्र में एक युवती के साथ भी गैंगरेप का मामला सामने आया है। युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को उसी के गांव के 3 युवकों ने अंजाम दिया। तीनों आरोपी युवकों ने तमंचे के बल पर पीड़ित युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों युवकों को गिरफ्तार किया। खतौली थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने एक लड़की क्या
ये कल थाना गदौली क्षेत्र में सूचना मिली थी कि एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। सूचना मिलती यूपी के बिजनौर में एक ऐसा मामला देखने को मिला है जहां उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पर पुलिस के दो चेहरे देखने को मिले हैं। जहां एक तरफ यूपी पुलिस उत्तराखंड से यूपी आने वाले यात्रियों की मदद कर रही है, उन्हें मास्क और बिस्किट बांट रही है, तो वहीं उत्तराखंड पुलिस लोगों से कोरोना रिपोर्ट के नाम पर अवैध वसूली और ठगी कर रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि उत्तराखंड से यूपी आने वाले लोगों की ओर से कहा जा रहा है। उनकी दलील है कि जो पैसे दे रहे हैं उन्हें जाने दिया जा रहा है और जो पैसे नहीं दे रहे उन्हें रोक दिया जा रहा है और कोरोना रिपोर्ट मांगी जा रही है। आज मैं थाना मंदावली का बॉर्डर और हरिद्वार जनपद के थाना श्यामपुर के बॉर्डर पर आया, देखा यहाँ पर काफ़ी बच्चे और सवारियाँ हैं जो इधर हमारे यहाँ हैदराबाद की तरफ आ रही हैं और कुछ सवारियाँ हरिद्वार की तरफ जा रही हैं। तो मैंने उन बच्चों को देखा बिना मास्क के थे, उनको मास्क दिया है। छोटे छोटे बच्चों को चिप्स के पैकेट, बिस्किट और उनको। हरियाणा में निजी अस्पतालों की तरफ से कोविड मरीजों से कितनी राशि वसूली जा रही है, सरकार और प्रशासन के द्वारा जो रेट तय किए गए हैं वो भिवानी प्रशासन ने भी तय किए थे। इनकी कितनी अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है, इसका जायजा लेने के लिए खुद भिवानी के डीसी जयवीर सिंह आर्य और एसपी अजीत सिंह शेखावत रोहतक गेट स्थित एक निजी अस्पताल में पहुंचे। वहां औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जब निर्धारित रेट लिस्ट दीवार पर चस्पा नहीं दिखी और होर्डिंग नहीं दिखाई दिया तो डीसी तैश में आ गए और अस्पताल का पूरा रिकॉर्ड तलब किया। साथ ही अस्पताल को नोटिस जारी करने के आदेश जारी किए। इसके अलावा जिले के दोनों बड़े अधिकारियों ने कालाबाजारी का भी जायजा लिया। अपने हॉस्पिटल के बाहर होर्डिंग लगाएं जिसमें सभी जो रेट 8,000, 12,000, 15,000 इंक्लूसिव रेट है। ये जो पेशेंट जो एडमिट होता है पर डे के रेट में, उसमें ऑक्सीजन भी इसमें शामिल है, सभी तरह की दवाइयाँ शामिल है और सभी तरह का उसका टेस्ट शामिल है। तो इसमें इसको हिदायत दी गई थी कि आप होर्डिंग लगाएंगे जो लैब टेस्ट के रेट में और जो आपकी इंक्लूसिव रेट हैं, तो उन सभी का होर्डिंग बाहर लगाएंगे और अंदर अपना नोटिस बोर्ड लगाएंगे जो आपका रिसेप्शन है। तो रिसेप्शन पे तो इसके रेट थे, लेकिन होर्डिंग से आम आदमी को पता लगता है, पेशेंट के परिवार को, पेशेंट को पता लगता है। वो इसका नहीं था, उसको इसको नोटिस दिया जाएगा और इसके जो डिस्चार्ज जो टोटल कितने पेशेंट हुए हैं और उन पर एज पर जो नोटिफिकेशन इसमें रेट चार्ज किए गए हैं या नहीं, उसकी भी जांच की जाएगी। निश्चित तौर पे जब से ये 7 से 12 की दुकानें खुली हैं तो लोग भी काफ़ी मात्रा में बाहर निकलते हैं। ये हमें समझना होगा कि अभी महामारी दूर नहीं हुई है, अभी भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। जनता से हमारी अपील रहती है निरंतर कि बिना कारण के बाहर ना निकले। हमने लगभग 33 नाके हम पूरे भिवानी जिले में लगाए हुए हैं। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस अपना क्रूर रूप दिखाने लगा है। पंजाब में भी ब्लैक फंगस अपने पैर पसारता हुआ जा रहा है। दरअसल गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल अस्पताल में 14 संदिग्धों में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए हैं। इसके बाद सभी संदिग्धों की रिपोर्ट जांच के लिए भेजी गई थी, जिसमें से 8 मरीज ब्लैक फंगस से संक्रमित पाए गए हैं और 6 मरीजों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इनमें से 1 मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। देखो, फरीदकोट जिले के विच कन्फर्म्ड जिहड़े केस है वो ब्लैक फंगस के 3 पाए गए है। बाकी मैडिकल कॉलेज 14 केस का ट्रीटमेंट चल रहा है अंडर दिस। उन्होंने जो 8 कन्फर्म्ड हो चुके हैं, 6 की रिपोर्ट अवेटेड है हाले और उन्होंने वापसी भेजी हुई है। लेकिन ਜਿਹੜੇ 8 कन्फर्म हुए सी फरीदकोट के उन्होंने जो 3 सी, तिन्ना दे विच एक दी ਅੱਜ सवेरे डेथ हो गई है। कुलदीप कौर नाम का पेशेंट सी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में बीजेपी जिला मंत्री सुनील दर्शन के साथ पुलिसकर्मियों ने दुर्व्यवहार करते हुए उनके कपड़े फाड़ दिए। इससे आहत बीजेपी नेता शहर कोतवाली में धरने पर बैठ गए। उधर मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने उप निरीक्षक जयप्रकाश भास्कर को लाइन हाजिर और कांस्टेबल राहुल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। दरअसल बीजेपी जिला मंत्री सुनील दर्शन का कहना है कि वो किसी काम की वजह से जिला अस्पताल गए थे। वहां पर एक कार्यकर्ता के साथ पुलिसकर्मियों ने बदसलूकी की, जिसका विरोध करने पर पुलिसकर्मियों ने उनके साथ भी बदतमीजी करते हुए उनके कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद बीजेपी नेता शहर कोतवाली पहुंचे और वहीं पर धरना दिया।
एक तरफ जहां देश में लॉकडाउन लगाया हुआ है तो वहीं दूसरी ओर इस लॉकडाउन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला देश की राजधानी दिल्ली के सराय रोहिल्ला थाने का है, जहां पुलिस ने हरियाणा से तस्करी कर लाई गई अवैध शराब बेचते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये युवक लग्जरी गाड़ी में बैठकर शराब सेल करता था। दिल्ली के अंदर हर तरीके से लॉकडाउन किया गया है क्योंकि कोरोना वैसी महामारी चल रही है, मगर कहीं ना कहीं कालाबाजारी भी की जा रही है क्योंकि कुछ लोग तो वैक्सीन को लेकर कालाबाजारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस उनकी धरपकड़ कर रही है। मगर बात करें जिस तरीके से और जगहों की तो कहीं ना कहीं शराब को लेकर भी कहीं ना कहीं तस्करी बिल्कुल जारी है और इसीलिए कहीं ना कहीं सराय रोहिल्ला थाने ने एक आरोपी को पकड़ा जो शराब की बोतलें लेके जा रहा था, यानी कि लगभग पेटियां थी उसके पास और उसके साथ साथ उसकी गाड़ी भी थी। मगर जिस तरीके से हम दिखाना चाहेंगे, देखिए ये सराय रोहिल्ला थाना है और सराय रोहिल्ला थाने की पुलिस ने कल रात को एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो शराब की तस्करी कर रहा था, अपनी गाड़ी से लेकर जा रहा था और उसको पुलिस की जानकारी के हिसाब से उसे रोका गया, उससे पूछताछ की गई और उसके पास से 20 बोतलें शराब की मिली हैं। मगर जिस तरीके से इस तरीके की जानकारी मिल पा रही है कि लोग बाग शराब को लेकर तस्करी कर रहे हैं क्योंकि शराब की दुकानें नहीं खुली हैं और दुगने से तिगने दामों में बेची जा रही हैं, इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कालाबाजारी जरूर की जा रही है। अब देखना होगा कि कालाबाजारी के लिए दिल्ली पुलिस और कितनी बड़ी गिरफ्तारी करती है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से कालाबाजारी चल रही थी, कहीं ना कहीं शराब को लेकर भी इसी तरीके की कालाबाजारी चल रही है। अब देखना होगा दिल्ली पुलिस कितनी बड़ी कार्रवाई करेगी इसके अंदर। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एएनबी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की जीआरपी पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को अपना शिकार बनाते थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए चारों आरोपी पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और उन पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि ये गैंग इतना शातिर है कि उन्होंने एक फौजी के सामान पर भी हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फौजी का सामान और नकदी बरामद की है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मैं जेब काटता हूँ, चोरी वोरी में छीना चाहनी जबकि नहीं करता हूँ, बस खाली जेब ही काटता हूँ। रेल में से ये कैसे ब्रीफ केस वगैरह? वो तो पैसे नहीं थे अंकल जी, पैसे नहीं थे मेरे पास। अच्छा। उस दिन मेरे को नशे की तड़प लग रही थी, हाँ, जब मैंने छीन लिया। ये रोहित कैसे साथ देता था तुम्हारा? रोहित ये तो पहली बार फंस गया मेरे साथ। अच्छा, कैसे लिया इसे तुमने अपने झांसे में? ये तो ऑटो चलाता है, ऑटो चलाता है, बस खाली ऑटो चला के बस खाली नशा करता है मेहनत करके। तो मैंने इसको देगा वहाँ पे देख के फिर मैंने इसको बुला लिया। अच्छा, ये मेहनत करवाते थे इससे नशा? कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर यूपी के अमेठी में अभी से स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने की तैयारी में कार्रवाई शुरू की गई है। कोविड-19 की तीसरी लहर से खासकर बच्चों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, जिसको लेकर अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। तीसरी लहर के मद्देनजर बच्चों के इलाज, पर्यवेक्षण और बाल चिकित्सीय आईसीयू के प्रभावी संचालन के लिए बाल रोग विशेषज्ञों की टीम गठित की गई है। साथ ही जनपद में संचालित 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 10-10 ऑक्सीजन युक्त बेडों की स्थापना की गई और एचडीयू की स्थापना हेतु बेडों का चिन्हीकरण किया गया है। जिला संयुक्त चिकित्सालय गौरीगंज और 200 शैय्या युक्त जिला रेफरल चिकित्सालय तिलोई में 2020 ऑक्सीजन युक्त बेडों की स्थापना भी की गई। बनाए जाने हैं ऑक्सीजन युक्त बेड, जैसे अगर कहीं पर भी कोई ऐसा कर्मचारी या कोई होता है जिसका ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो उसके लिए व्यवस्था करने के लिए एक ऐसा निर्देश आया है कि जो भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो अपने यहाँ 10 बिस्तरों का एक ऑक्सीजन युक्त स्थान बनाएं। तो सर ये कहीं तीसरी लहर को लेकर आईजी कंवर विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में एसआईटी को भंग करने और उसकी उच्च न्यायालय की ओर से जांच रद्द करने के बाद पंजाब सरकार की ओर से एडीजीपी एलके यादव की अध्यक्षता में एक नई जांच टीम का गठन किया गया है। इससे पहले जांच दल ने कोटकपुरा में घटनास्थल का दौरा किया और कोटकपुरा गोलीकांड में जुड़े गवाहों को गुरुवार को फरीदकोट स्थित परिसर कार्यालय में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। आपको बता दें कि कंवर विजय प्रताप सिंह की सीट भंग होने के बाद कई सिख संगठनों ने नई एसआईटी को कोई समर्थन नहीं देने की घोषणा की थी। अब उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक 6 महीने के भीतर इसकी जांच पूरी कराना जरूरी होगा। नई एसआईटी रिपोर्ट जमा करने में अपनी जांच कितनी जल्दी पूरी करती है, ये बात देखने वाली है। बिल्कुल मैनू इत्थे बुलाया गया, समनिंग हुई सी, समनिंग के आधार पर मैं इत्थे पहुंचा। जिहड़ी नवीं सिट पंजाब गवर्नमेंट वालों बनाई गई है
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜਾ 14/10/2015 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਾ ਕੋਟਕਪੁਰੇ चौक ਦੇ ਵਿੱਚ। यूपी के बहराइच में एसएसबी की संयुक्त टीम ने गश्त के दौरान जंगल से नेपाली शिकारियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये नेपाली शिकारी अवैध रूप से जंगल में शिकार कर रहे थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से अवैध हथियार बरामद किए हैं। ये मामला बहराइच के अब्दुल्लागंज जंगल का है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से तहकीकात कर रही है। फिल्म एक्टर सोनू सूद देश भर में एक ऐसा नाम बन चुका है जिसका चेहरा सामने आते ही उनकी एक्टिंग से पहले उनके जरिए किए गए नेक काम नजर आने लगते हैं। बात चाहे पिछले साल देश में लगे लॉकडाउन के बाद लोगों को घर पहुंचाने की हो या फिर हाल ही में लोगों को अस्पतालों में बेड वेंटिलेटर मुहैया कराने की हो, सोनू सूद लोगों की मदद करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, जिससे उनकी फैन फॉलोइंग में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। ये तस्वीरें मुंबई में मौजूद सोनू सूद के घर के बाहर से आई है, जहां पर लोग दूर दूर से अपनी फरियाद को लेकर सोनू की दहलीज तक पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस दौरान सोनू सूद ने कुछ जरूरतमंदों को नौकरी भी दिलवाई। चीन ने अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन पर कोरोना वायरस कैसे और कहां से फैला है, इसकी दोबारा जांच कराने की मांग पर अपनी जिम्मेदारी से बचने और सियासत करने का आरोप लगाया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का आदेश दिखाता है कि अमेरिका तथ्यों और सच्चाई की परवाह नहीं करता और ना ही उसकी रुचि वैज्ञानिक तरीके से वायरस के बारे में पता लगाने की है। आपको बता दें कि बाइडेन ने अपने खुफिया अधिकारियों को महामारी का पता लगाने की कोशिशों को दोगुना करने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने वायरस के चीन की लेबोरेटरी से किसी संभावित संबंध का पता लगाने को भी कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक और भारतीय को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल राष्ट्रपति ने भारतीय अमेरिकी नागरिक अरुण वेंकटरमन को संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेशी वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। साथ ही उन्हें वाणिज्य विभाग में वैश्विक बाजारों के लिए सहायक सचिव के लिए भी नामित किया गया है। अरुण वेंकटरमन अभी वाणिज्य सचिव के सलाहकार हैं। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के मुताबिक वेंकटरमन को कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दों पर अमेरिकी सरकार को सलाह देने का 20 साल से ज्यादा का तजुर्बा है। इससे पहले वेंकटरमन ओबामा प्रशासन की भी मदद कर चुके हैं। उन्होंने दुनिया भर के मार्केट्स में कंपनियों के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिकी सरकार की मदद की है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय में काम करते हुए भारत के निदेशक के रूप में यूएस इंडिया व्यापार नीति के विकास और इम्प्लीमेंटेशन का उन्होंने नेतृत्व किया है। इसके लिए उन्हें एजेंसी का केली अवार्ड भी मिल चुका है। मध्य प्रदेश के भिंड में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। दरअसल मामला भिंड देहात थाना के अंतर्गत आने वाले फल मंडी रतनपुरा रोड का है, जहां पूजा यादव नाम की एक महिला के घर पर एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिला, जिसकी पहचान नरेंद्र के रूप में हुई है और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन इस बीच पूजा यादव भी घायल अवस्था में मिली है, जिसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे ग्वालियर रेफर किया गया है और वो अभी तक होश में नहीं आई है। फिलहाल पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे वजह क्या है। फल मंडी के पीछे एक घर में एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई है, तो उस पर से मर्ग कायम करके जांच की जा रही है। वर्तमान में जांच कहाँ तक पहुँची है? अभी जांच चल रही है। व्यक्ति कैसे मरा उसकी जांच कर रहे हैं और आज पीएम कराया जा रहा है। घटनास्थल पर ही यूपी के मथुरा में गोवर्धन क्षेत्र के गांव नगला सपेरा में थान संप्रदाय की महिला नेमा देवी की मौत हो गई। बता दें कि करीब 50 साल से नाथ संप्रदाय के लोग वन विभाग की जमीन में मृतक को समाधि देते आए हैं। वहीं गुरुवार को वन कर्मियों ने महिला के शव को समाधि देने आए लोगों को रोक दिया, जिससे गुस्साए मृतका के परिजन शव को लेकर परिक्रमा मार्ग पर बैठ गए। मामले पर वन विभाग के कर्मचारी ने बताया कि माननीय एनजीटी न्यायालय के आदेश के मुताबिक वन संरक्षित क्षेत्र में कोई भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप और अन्य क्रियाकलाप नहीं कर सकता। वहीं मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने लोगों को समझा बुझाकर समाधि लगाने के लिए भेज दिया। ग्राम पंचायत राधाकुंड देहात, मैं यहाँ का पूर्व प्रधान हूँ। मेरे यहाँ जो क्या है, हमारे यहाँ समाधि स्थल के लिए जगह नहीं है और हमारे यहाँ 50 साल से वन विभाग परिक्रमा मार्ग के अंदर दफनाते आ रहे हैं हम लोग।
समाधि लगाते आए हुए हैं, लेकिन जो क्या है एनजीटी और इस शासन के जो क्या है भारी प्रतिबंध के कारण अब जो क्या हमारा कोई भी जो क्या है सबको वन विभाग में समाधि स्थल समाधि नहीं देने दे रहे हैं। आज जो क्या हमारे कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, ये आपने बॉडी ये रोड पर रखी है, क्या कुछ मामला है? क्या मामला? माता जी खत्म हो गई, लगाने नहीं दे रहे, जंगलात में भी नहीं गई, शमशान भूमि है नहीं। तो आपके गांव की भी तो शमशान भूमि होगी? समाधि लगती है सब। तो आपके गांव की भूमि नहीं है कोई? नहीं है साहब, नहीं है, शमशान में इसमें लगाते, वन भाग में लगाने। हरियाणा के अंबाला में सेशन जज नीरजा कंसल और सीजेएम सुखदा प्रीतम की अगुवाई में डीएलएसए लगातार काम कर रहा है। मिशन हरियाली फ्री लीगल एड के बाद अब फ्री स्वास्थ्य सर्विस को लेकर डीएलसीए अग्रसर है। यही नहीं बल्कि जितने भी अनाथ बच्चे जिन्होंने कोविड काल के दौरान अपने माता पिता को खोया है, उनकी भी देखरेख डीएलसीए द्वारा की जाएगी। बातचीत के दौरान सीजेएम सुखदा प्रीतम ने बताया कि वो वैक्सीनेशन ड्राइव भी लगातार चला रहे हैं और आज की वैकेंट ड्राइव सेंट्रल जेल में की गई। एंड वील कोलैबोरेट विद डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर ऑल्सो, और कुछ एनजीओज हैं जो कि इन बच्चों को हेल्प करेंगे वापस मेन स्ट्रीम में लाने में। तीसरी जो बात है, एक वैक्सीनेशन ड्राइव आज जेल में चल रही है। ये भी हमारी जो बहुत सारी ड्राइव्स हमने वैक्सीनेशन की चलाई हैं, उसी का एक पार्ट है। आज फीमेल वार्ड में और मेन वार्ड में जेल के वैक्सीनेशन ड्राइव जो हो रही है, पहले कैदी आगे नहीं आ रहे थे, बट अभी दे हैव स्टार्टेड टू कम फॉरवर्ड because jail superintendent and we all from legal service authority have motivated them, so they are coming forward and they are doing this getting themselves vaccinated. And 2 days ago we also got some plants planted in the jail. वो हमारा जो हरियाली मिशन 15 दिन का चल रहा है, 15 जगह जिलों में 500 पेड़ हम लगाएंगे। तो जेल भी एक जगह थी, उसमें प्लांटेशन ड्राइव जेल में हुआ, जिसको आज हमने यहाँ पर चेक किया है और बहुत अच्छे से प्लांट्स लगाए गए हैं। जेल की फैक्ट्री में लगाए गए हैं, जेल के मेन डोर के पास लगाए गए हैं। और एक जो हम एक और चीज़ जिसको हम बहुत यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, वो है जेल रेडियो। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार भी जारी हैं दमदार समाचार लगातार। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की जरूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है, तब ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है, हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दमदार समाचार लगातार। शिवपुरी में वैक्सीन लगवाने को लेकर पोहरी तहसील की हिम्मतपुरा ग्राम के एक युवक का वीडियो और ट्वीट सामने आया है, जिसमें युवक की ओर से साफ तौर पर यह लिखा गया है और कहा गया है कि अगर मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर उसे लिखित में ये आश्वासन दें कि अगर वैक्सीन लगवाने पर उनका स्वास्थ्य किसी भी तरह से खतरा में नहीं पड़ेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने युवक से कहा कि वैक्सीन लगवाने से कोई खतरा नहीं है और उन्होंने युवक से वैक्सीन लगवाने की अपील की। मैं कोरोना की वैक्सीन जब लगवाऊंगा जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी या फिर शिवपुरी कलेक्टर श्री अक्षय कुमार जी लिखित में मुझे आश्वासन दें कि कोरोना की वैक्सीन की वजह से मेरे स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से हूं और ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन के बारे में जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं हो सकता है वो सच भी हों, क्योंकि ये मेरे स्वास्थ्य की सुरक्षा का सवाल है। और यह जानकारी मैं ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय जी को और शिवपुरी कलेक्टर और मेरे क्षेत्रीय विधायक और पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा जी को भी दे चुका हूं। मैं उस भाई को अपनी ओर से व्यक्तिगत ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि 28 फरवरी को मैंने पहली वैक्सीन लगवाई है, 12 मार्च को मैंने 12 अप्रैल को मैंने दूसरी वैक्सीन लगवा ली है और मुझे जुकाम, खांसी, सर्दी, बुखार भी नहीं हुआ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ। कुशीनगर में उस समय एक डॉक्टर पुलिस से उलझ पड़ा जब पुलिस सीएम योगी के आगमन को लेकर प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करवा रही थी। दरअसल पुलिस रोड पर जाम पर लगातार पार पाने की कोशिश में लगी हुई थी। इसी दौरान डॉक्टर पुलिस से उलझ पड़ा और पुलिस को यातायात के नियम समझाने लगा। बताया जा रहा है कि डॉक्टर का विवादों से पुराना नाता रहा है और उस पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस से बहस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। अभी बनाइए वीडियो, आप क्यों बनाने आता है? वीडियो हमें भी बनाना, वीडियो हमें भी बनाना है। ठीक है, बात करिए, बात करिए। मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ क्या? आप हमको धमकी दे रहे हैं? आप हमको धमकी दे रहे हैं क्या? आप हमको धमकी दे रहे हैं क्या? मुझे डांट क्यों रहे हैं? आप डांट रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? मैं डांट रहा हूँ। और क्या कर रहे हैं? मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आपसे डांट रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आपसे डांट रहा हूँ। क्या अनुरोध कर रहे हैं? यह अनुरोध करने का तरीका होता है? मैं क्या कहा? आप अस्पताल बंद करा दीजिए। अस्पताल हम क्या? यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद में युवक की लाठी डंडों से पिटाई की गई और ये पूरा घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले हुए विवाद को लेकर ये मारपीट हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। पंजाब के पटियाला में पुलिस को बड़ी कामयाबी तब मिली जब जाली नोट बनाने में शामिल एक गिरोह को पकड़ लिया गया। पटियाला पुलिस ने इसके मास्टरमाइंड जसवीर सिंह जस्सी समेत गिरोह के 3 अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरोह को जाली नोट बनाने का दोषी पाया गया। पटियाला पुलिस ने इस नकली मुद्रा बनाने वाले गिरोह से 2 लाख नकली नकद और एक नकली मुद्रा छपाई प्रिंटर भी बरामद किया। आपको बता दें कि पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड जसवीर सिंह जस्सी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, कुछ खरीद ले। यूपी में आगरा झोरेन गांव में चुनावी रंजिश के चलते दबंगई का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक गांव में दबंगों ने एक शख्स पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया, जिससे वो शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि घायल को इलाज के लिए सीएचसी केंद्र पिनाहट में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में हायर सेंटर आगरा रेफर किया गया। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी के झांसी जिले में गुरसराय क्षेत्र के गांव मडपुरा में एक घर में सो रही महिला को किसी ने कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया और मौके वारदात से फरार हो गया। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसपी ग्रामीण नेपाल सिंह सीओ समेत पुलिस के अफसरों ने मौके का मुआयना किया। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी पड़ताल की। आपको बता दें कि घटना का फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि इसके पीछे वजह क्या रही। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात
लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। पंजाब के तरन तारण में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा 4 दुकानों के शटर तोड़कर नकदी और जरूरी सामान चोरी होने की खबर मिली। दुकानदारों का कहना है कि हर रोज की तरह मैं अपनी दुकान बंद करके अपने घर चला गया तो सुबह आकर देखा कि हमारे दुकान का शटर टूटा हुआ था, जो कि चोरों ने तोड़ा था, और दुकान के गले से 6500 रुपये और नकदी गायब थी। साथ ही कुछ अन्य जरूरी सामान भी चोरी हो गया। वहीं दूसरे दुकानदार का कहना है कि 10,000 की नकदी और दुकान के अंदर पड़ी 40,000 की दवाइयाँ गायब हैं। मेरे दुकान तो रात लगभग 2 बजे 3 बजे के बीच चोरी हुई है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਪੀਸ ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ 6500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਕੌਸ਼ਲ ਗੁਪਤਾ। ਕਾਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਂਡਲੂਮ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜਰਾ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? 20,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਜੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਟੋਟਲ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਆਹ ਭਾਜੀ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਟੋਟਲ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਛ नहीं ਕੀਤਾ? नहीं भाजी। यूपी के मुजफ्फरनगर में घरेलू कलह के चलते एक सनकी पति ने पहले तो अपनी पत्नी की कनपटी से तमंचा सटाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद अपने ही 3 मासूम बच्चों को घर से उठाकर जिंदा गंग नहर में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक थाना पुरकाजी क्षेत्र के गांव बसेड़ी में सनकी पति पप्पू ने गृह कलेश के चलते अपनी पत्नी डोली की गोली मारकर हत्या कर दी और बच्चों को गंग नहर में फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पप्पू ने वारदात कबूल कर ली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन पत्नी की ओर से विरोध करने पर आरोपी पति ने अपना आपा खो दिया और अपनी पत्नी की हत्या कर बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्यारे पति से पूछताछ के बाद तमंचा बरामद कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है। लगभग 12-11 बजे से हम जाग रहे थे। कुछ घर के वैसे मैटर में अपने वो लेने में सेक्स की वजह से अनबन हो गई। लगभग 5 बजे के आसपास मैं उसके दौरा फिर वापसी गया, वह नहीं आई। फिर गया जी, फिर भी नहीं आई। लगभग 5 बजे के आसपास मैंने उन पर गोली चलाई। गोली चलाने के बाद मैं गांव से अपने बच्चों को लेकर फरार हो गया। रब जाए बात तो ही गंग नहर के पास में दिमागी संतुलन खोने की वजह से ये बच्चे नहर में तार गए। ये कल जो पुरकाजी थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या हो गई थी, उस संबंध में उसके महिला के पति को गिरफ्तार कर दिया गया है। बच्चों की अभी उत्तर प्रदेश में सदियों से सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड इलाके में अब पानी की किल्लत खत्म होने वाली है, क्योंकि महोबा जिले में एक साथ 2700 खेतों के लिए तालाबों की खुदाई के काम की डीएम और पूर्व सांसद ने खुद फावड़े चलाकर विधिवत शुरुआत की। बताया जा रहा है कि महोबा जिले के हर गांव में 10-10 खेत में तालाब खोदे जाएंगे, जिससे खेतों में सिंचाई के साथ ही इंसानों, जानवरों और पक्षियों को पर्याप्त पानी मिल सकेगा। इससे ग्राउंड वाटर के भी ऊपर आने की संभावना जताई गई। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि बुंदेलखंड खासकर महोबा में जो है पानी की बड़ी किल्लत रहती है। गर्मियों के दौरान किसानों को खेती के लिए पानी नहीं मिल पाता है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता है, पशुओं के लिए पानी नहीं मिल पाता है। इस चीज़ का जो सबसे अच्छा उपाय है वो है हमारा खेत तालाब योजना और तालाबों का उद्धार किए जाने की योजना। उसी के अंतर्गत माननीय पूर्व सांसद जी के सहयोग से हम लोग हर गांव में तालाब खुदवाने का अभियान चालू कर रहे हैं और आज यहाँ सूपा गांव में हम लोगों ने ये काम शुरू किया है। हर गांव में 10-10 तालाब हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। बुंदेलखंड की सबसे भीषण समस्या है ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, पेयजल संकट। हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी इसमें पूरे सहयोग दे रही है। तो हम जनता को खड़ा करना चाहते हैं कि हम। और फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी हैं दमदार समाचार लगातार।
सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। MP के इंदौर में देपालपुर की महिला पटवारी द्वारा हॉस्पिटल से कूदकर आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। इस मामले पर बोलते हुए विधायक विशाल पटेल ने सरकार को लाचार बता दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आम जन में इलाज के अभाव से डर का माहौल बन रहा है, जिसकी वजह से एक सरकारी कर्मचारी ने अस्पताल से कूदकर आत्महत्या कर ली। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की नाकामयाबी है। मैं तो सीधा कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सरकार लाचार है लोगों का उपचार करने में, उनको इंजेक्शन अवेल कराने में, उनका ट्रीटमेंट कराने में, और कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारी जो रोज़ कहीं ना कहीं एक भय का माहौल बन रहा है उनमें, जो रात दिन मेहनत करते हैं, आम जनता की सेवा कर रहे हैं, कोई उनको व्यक्तिगत तौर से। बरसात में उत्तराखंड के लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के श्रीलंका टापू में कई समस्याएं आ जाती हैं। आज उप जिलाधिकारी ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ श्रीलंका टापू के ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान अधिकारियों द्वारा वहां अस्थायी हेलीपैड के निर्माण के साथ ही ग्रामीणों को 3 महीने का राशन, दवा और अन्य जरूरत का सामान मुहैया करवाया गया। उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने बताया कि आज उनके द्वारा श्रीलंका टापू क्षेत्र का दौरा किया गया, जो गोला नदी किनारे पर बसा हुआ क्षेत्र है। जैसा कि आप जानते हैं कि लालकुआ तहसील का ये लास्ट हमारा ये क्षेत्र है, श्रीलंका टापू और नैनीताल का भी ये बॉर्डर बिल्कुल क्षेत्र है। तो हमारे जिलाधिकारी महोदय का लगातार निर्देश है कि पूरे एरिया को कवर किया जाए, कहीं भी कोई कोविड परीक्षण से वंचित ना रह जाए। इस यहाँ आने का प्रयोजन 2 रीज़न से है। पहला तो ये है कि हम कोविड के संक्रमण को लेकर यहाँ पे जांच भी करना चाह रहे थे, जिसमें हमारी यहाँ पर स्वास्थ्य टीम हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन, सिंचाई विभाग, PWD, खाद्यान्न विभाग, सारे विभागों की टीम के द्वारा एक मानसून से पहले एक परीक्षण होता है या जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनका निस्तारण यहाँ पर करा जाए, उनकी समस्याओं को दूर किया जाए, वो सारी तैयारी कर ली जाती है मानसून पूर्व। जिसके क्रम में आज यहाँ पर खाद्यान्न विभाग के द्वारा 3 महीने का एडवांस राशन इन लोगों को दे दिया गया है, क्योंकि ये एरिया गोला में पानी आने के बाद कट जाता है बाकी क्षेत्र से, तो इन लोगों को राशन संबंधी कोई राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवाओं की वजह से हरियाणा में गर्मी का प्रकोप तेजी के साथ बढ़ने लगा है। बुधवार को अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री तक पहुंच गया और अगले 2 से 3 दिन ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई। हिसार में अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री, सिरसा में 41.3 डिग्री, अंबाला में 40.7, करनाल में 40.4 डिग्री तापमान रहा है। सिरसा में रात का तापमान 26.0 डिग्री पर पहुंच गया, यानी अब दिन के साथ रातें भी तपने लगी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 29 मई तक मौसम खुश्क और गर्म रहने की संभावना है। दिन का तापमान बढ़ेगा और धूल भरी हवाएं चलने की संभावना भी है। इस दौरान अधिकतम तापमान 43 डिग्री के भी पार जा सकता है। इसके बाद मौसम में बदलाव आएगा। 30 और 31 मई को फिर से मौसम बदलेगा। इस दौरान मौसम विभाग ने आंधी और बूंदाबांदी का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इधर नौतपा के दूसरे दिन अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान हिसार में 41.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भिवानी को छोड़कर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। भिवानी का तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन भर लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रही। जहां एक तरफ देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं कई धार्मिक संस्थान भी लोगों की मदद के लिए आगे आए। इसी कड़ी में मुक्तसर साहिब स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन की ओर से लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। यहां वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे लोगों में भी भारी उत्साह है। उधर भवन में वैक्सीनेशन अभियान की तैयारियों को देखने के लिए एडीसी राजेश त्रिपाठी विशेष तौर पर पहुंचे, जिन्होंने सुचारू रूप से चल रहे अभियान की सराहना की।
ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਸ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 96,000 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 9.5 ਲੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10% ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ कोशिश करेंगे, मैं हुणी गल करके हटिया भी मलोट। हरियाणा के फरीदाबाद के गांव गौछी में हर महीने मिलने वाले राशन में गड़बड़ी की बात कहते हुए गांव के लोगों ने डिपो होल्डर पर हर बार राशन कम देने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि गोपाल उन्हें हर महीने 5 किलो से लेकर 10 किलो राशन कम देता है और विरोध करने पर अलग अलग बहाने बना देता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब फरीदाबाद DFSC से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगातार उनकी टीम डिपो होल्डर्स पर नजर बनाए हुए है। किसी के खिलाफ भी शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और आगे भी वो ऐसे डिपो होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे। क्या नाम है? एक मिनट। सितारा। सितारा, डिपो होल्डर कौन है? गोपाल। कितने मेंबर हो आप? 6। लास्ट कितना मिला इस बार? अब के बार तो 50 दिया है। अच्छा, हर दफे नहीं काट दे 5 किलो। हर में 5 किलो काटता है। हाँ। इस बार 10 किलो काट दिया। हाँ। तो पूछा नहीं आपने 10 किलो कम क्यों दिया? पूछा, फेंक फेंक के मार देगा कार्टन। पैसे कितने लिए आपसे? पैसे 50 लिए। 50 रुपये लिए। 25 किलो के पैसे लिए 25 लिए दिया। हाँ। यूपी के जालौन में सूदखोरों की दबंगी देखने को मिली है, जहां सूदखोरों से लोग रोजाना मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। ऐसे में सूदखोरों पर कोई कार्रवाई न होने से कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहे हैं। पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पाठकपुरा का है, जहां एक ही परिवार ने सूदखोरों से उधार ले 20,000 रुपए चुका दिए थे। इसके बावजूद दबंग सूदखोर 3 लाख रुपए वसूलने का दबाव बना रहे थे। पैसा न देने पर दबंग सूदखोर ने अपने आधा दर्जन साथियों के साथ मिलकर उस परिवार के घर में हमला कर दिया और उनके साथ जमकर मारपीट की और पैसा ना चुकाने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। वहीं मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? एक मोहल्ला पाठकपुरा कोतवाली में वहाँ का एक वीडियो बताया जा रहा है 2 पक्षों में मारपीट का। तो वीडियो देखा है और उसको जांच करा रहे हैं। जांच के आधार पर मैदान में कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में कोरोना को रोकने के लिए अब गांव-गांव तक दवा बांटे जाने का काम शुरू किया गया है। हल्द्वानी तहसील में आज एसडीएम विवेक राय और तहसीलदार नितेश डागर ने बीएलओ को दवा बांटी। साथ ही एसडीएम विवेक राय ने बताया कि गांव-गांव में प्रत्येक व्यक्ति तक सरकार द्वारा कोरोना से लड़ने की ताकत देने वाली दवा प्रत्येक बूथ में बीएलओ के माध्यम से बांटी जाएगी। इस दौरान सभी बीएलओज और आशा कार्यकर्ताओं को ग्लव्स, सैनिटाइजर, मास्क, चश्मा समेत अन्य बचाव के उपकरण भी दिए गए। जैसा कि आपको विदित है कि शासन ने निर्णय लिया है कि हर नागरिक को हम आइवरमेक्टिन की गोलियां देंगे। इस गोली को देने से लोगों के अंदर कोरोना से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। उसी के क्रम में हमने बूथ लेवल ऑफिसर्स को आज बुलाया है और उनको उनके बूथ से संबंधित हर नागरिक के लिए अनुमानित गोलियां सीएम साहब के द्वारा जो है एक संदेश प्लस लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बीच कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए दिन रात काम कर रहे लोगों को एक बार फिर विधायक ने अपने तरीके से सम्मान दिया है। विधायक असीम गोयल सुबह सुबह सफाई कर्मचारियों से मिलने पहुंचे और उन्हें कोरोना योद्धा बताते हुए सम्मानित किया गया और सैनिटाइजर के साथ साथ मास्क बांटे गए। इसी तरह सामाजिक संगठनों द्वारा लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करते हुए कैंप लगाया गया। विधायक असीम गोयल ने इस कैंप का शुभारंभ किया। असीम गोयल ने कहा कि टीका है जिंदगी अभियान के तहत देखिए, आज टीका है जिंदगी इस अभियान के नाते अम्बाड़ा शहर विधानसभा के अंदर विभिन्न जगहों के ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर खोल के लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उनको वैक्सीनेशन जो है लगाई जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना ने पांव पसारे हैं, ये सामने आया है कि केवल वैक्सीन ही कोरोना का मुकाबला जो है कर सकती है और
इस अगर मैं परसेंटेज के नाते बात करूं, हरियाणा पूरे भारत के अंदर तीसरे नंबर पे है और अम्बाड़ा परसेंटेज वाइज टीकाकरण में पूरे हरियाणा में सबसे पहले नंबर पर है। सेनानी है, क्योंकि एक तरह की लड़ाई है। हम जो भारत अभी गुजर रहा है, पूरा संसार जो अभी गुजर रहा है, एक तरह का युद्ध है और जो इस युद्ध में किसी भी नाते का योगदान दे रहा है वो योद्धा है। जो स्वच्छता सेनानी है वो अपने संक्रमण की परवाह किए बिना, अपने परिवार में संक्रमण की परवाह किए बिना, इन्फेक्शन की लगातार समाज की लोकल ट्रेन में यात्रा करने के लिए मुंबई वाले कुछ भी कर सकते हैं और जहां गैर कानूनी काम होते हैं वहां गैर कानूनी लोग भी मिल ही जाएंगे। पिछले साल जून से अब तक मध्य रेलवे ने करीब 1000 लोगों को फर्जी पहचान पत्र के साथ यात्रा करते हुए पकड़ा है, तो इसी पीरियड में 10,000 फर्जी टीसी भी पकड़े गए हैं। इसी कड़ी में कल्याण स्टेशन पर गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति नकली टीसी बनाकर यात्रियों के टिकट चेक कर रहा है और साथ में जबरन वसूली भी कर रहा है। शिकायत मिलते ही जीआरपी ने उसे हिरासत में ले लिया। जांच पड़ताल में पता चला कि आरोपी के खिलाफ पहले भी अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। कल रात को कल्याण रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पे पैसेंजर कुमार शिवाजी यादव वो अपने पत्नी के साथ परभणी जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान एक इसम उनके पास आया और उसने कहा कि मैं टीसी हूँ, आपका ट्रेन का टिकट दिखाइए। तो उन्होंने ट्रेन का टिकट दिखाया। फिर बाद में वो इसम ने कहा कि आपका एंटीजन टेस्ट दिखाइए। वो दिखाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा मिसेस का एंटीजन टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो आप जुर्माना भरिए। तो उन्होंने 300 रुपये की डिमांड की और फिर दी उनको। अमेठी के लखनऊ प्रतापगढ़ रेलखंड पर पिछले 50 सालों से स्थानीय लोगों की ओर से रेलवे क्रॉसिंग की मांग की जा रही है, लेकिन आज तक उनकी ये मांग पूरी नहीं हो सकी है। उनका कहना है कि यहाँ मानव रहित क्रॉसिंग है और रोजाना हजारों लोग यहाँ से आते जाते हैं। इस दौरान ट्रेन की चपेट में आने से अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अगर यहाँ रेलवे क्रॉसिंग बन जाए तो लोगों का एक तो समय बचेगा और दूसरा 10 किलोमीटर का सफर कम हो जाएगा। सर नॉर्मली यहाँ से 10 से 50 हज़ार लोग आदमी आते जाते हैं, बट इस समय हमारे ककवा रोड में जैसा आप लोग जानते हैं कि ओवरब्रिज बन रहा है तो मार्ग बंद कर दिया गया है, जिससे यहाँ से आवागमन अब यहाँ से 8-10 किलोमीटर गाँव को हो रहा है। तो लाख आबादी यहाँ से आती जाती है प्रतिदिन और सब अपनी जान जोखिम पे डाल के यहाँ से रोज प्रतिदिन निकलते हैं। हम चाहते हैं सर यहाँ पे एक ओवर पास जो पहले से अंडर ब्रिज जो पास हुआ है वो पास बन जाए। यूपी के बाराबंकी में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो गांव में जानवरों की चोरी कर मोटी रकम की कमाई करता था। 7 सदस्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से गांजा और अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि इन खुलासों से मवेशियों की चोरी पर लगाम लगेगी। ये थाना क्षेत्र बटुपुर और घुंघेर में पशुओं की चोरी करने वाले एक गिरोह काफ़ी दिनों से सक्रिय थे। इनके गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई थी क्षेत्राधिकारी फतेहपुर के नेतृत्व में, जिसमें बटुपुर और घुंघेर की भी पुलिस शामिल थी। कल इनको सफलता हासिल हुई और इन्होंने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक निजाम था जिसके पास से गांजा और वसीम के पास से 115 बोर का कट्टा बरामद हुआ। ये साथी किस्म के अपराधी हैं और बड़े ही सुनियोजित तरीके से जब पशुओं को चोरी करते हैं तो पहले गांव में ये रेकी कर लेते हैं और रात में 12 बजे के करीब उनको निकालते हैं और पिकअप के माध्यम से लेकर के चले जाते हैं और उनको बेच देते हैं। इसमें 6-7 लोगों का इनका गिरोह है। और फिलहाल रुख करेंगे एक बड़ी खबर का जो पंजाब से आ रही है। जी हां, पंजाब से ये बड़ी खबर वैक्सीनेशन को लेकर। दरअसल वैक्सीनेशन को लेकर पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। पंजाब सरकार ने 1 जून से दुकानदारों, बस चालक, परिचालकों को ये बड़ा फैसला उनके बाबत किया है। कैप्टन सरकार 1 जून को सरपंचों को टीका लगाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये ऐलान भी किया है कि पंजाब प्रदेश में वैक्सीनेशन की कमी को पूरा किया जाएगा। 1 जून से दुकानदारों, बस के चालक, परिचालकों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये बड़ा फैसला
पंजाब सरकार की तरफ से, कैप्टन अमरिंदर सरकार की तरफ से 1 जून को सरपंचों को भी टीका लगवाया जाएगा। साथ ही जो बस के चालक हैं और परिचालक दोनों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। तो वैक्सीनेशन को लेकर पंजाब सरकार का ये बड़ा फैसला एनबीटीवी की स्क्रीन पर मौजूद। 1 जून से दुकानदारों, बस के चालकों और परिचालकों को भी कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। साथ ही सरपंचों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह बड़ा फैसला पंजाब के लोगों के लिए। तो यह अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं जो पंजाब सरकार की तरफ से आई है कि टीकाकरण को लेकर 1 जून से एक नई कोशिश शुरू हुई है और इस कोशिश में चालक परिचालकों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए इस बार किसानों से गेहूं खरीदने की प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव किया है, जिससे बिचौलियों से साठ गांठ का काम अब बंद हो गया है और किसानों को ऑनलाइन तकनीक के द्वारा सीधा मुनाफा उनके खाते में पहुंच रहा है। वहीं इस सिलसिले में डीएम प्रियंका निरंजन ने आज एफसीआई गोदाम का औचक निरीक्षण किया और इस बाबत कर्मचारियों को जमकर फटकार भी लगाई। सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा किसान वक्त रहते अपनी फसल बेचकर उसका भुगतान हासिल कर सकें, जिसको लेकर डीएम गेहूं क्रय केंद्रों पर पहुंची और उन्होंने फैली अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की। कर्मचारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि जितनी भी कमियां हैं उनको दूर किया जाए। इंस्पेक्शन के दौरान उन्होंने सभी क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया और मजदूरों की कमी पर डीएम प्रियंका निरंजन भड़क उठी और जिम्मेदारों को जमकर फटकार लगाई। देखिए, हमारे यहाँ जो गेहूं क्रय हो रहा है वो अभी स्टॉक्ड है मंडियों में शेड के नीचे। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा समस्त गेहूं एफसीआई में डिलीवरी हो जाए और समय से उसका भुगतान हो जाए, किसानों को भी समय से भुगतान हो सके और गेहूं को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। लेबर की कमी को लेकर के आपने कार्य फटकार लगाई है? यहाँ मैंने विशिष्ट कोट मंडी में देखा कि बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो अभी एक्टिवेटेड नहीं है। लेबर इनको जितनी उपलब्ध करानी चाहिए उतनी लेबर ये उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। उसी के लिए कहा गया है कि आप लेबर पर्याप्त उपलब्ध कराइए ताकि जितना कोटा है गाड़ियों का उन्हें उतारें। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी है खबरों का सिलसिला। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एमपी के खंडवा में मास्क नहीं लगाने पर हुए विवाद में होमगार्ड जवान को महिला ने चांटा मार दिया। महिला ने होमगार्ड के जवान पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। इधर होमगार्ड जवान ने भी महिला पर मारपीट करने का इल्जाम लगा दिया। दोनों पक्षों ने कोतवाली थाने में शिकायत की है। घंटाघर चौराहे पर जिला प्रशासन के द्वारा मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। मास्क नहीं लगाने पर महिला आशाबाई और उनके बेटे को चौराहे पर रोका गया। होमगार्ड जवान ने मास्क नहीं लगाने पर उनका चालान काटा और बाइक एक तरफ खड़े करने के आदेश दिया। इस बात को लेकर महिला आशाबाई और होमगार्ड जवान श्यामलाल के बीच विवाद हो गया। महिला ने श्यामलाल को चांटा मार दिया। अचानक हुए इस घटनाक्रम को अधिकारियों ने संज्ञान में लिया। सराफा जो तिराहा है उसके सामने चेकिंग की जा रही थी एमयू द्वारा। तो वहाँ पर एक महिला और एक बालक निकला था, तो उसको रोक के उसको मास्क नहीं पहना था, तो मास्क पहनाने की और मास्क ठीक से लगाने की बात पर से कोई विवाद हुआ था। विवाद में महिला और जो अपने सरकारी कर्मचारी में जो होमगार्ड सैनिक लगे उनकी तरफ से दोनों तरफ से आवेदन दिया गया। तो किस तरह के आरोप लगाए थे महिला के द्वारा लगाया गया कि हम मास्क पहने थे फिर भी हमको रोका गया और हमारे साथ बदतमीजी की गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं जो उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। जी हां, यूपी से ये बड़ी खबर। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ कल ग्राम प्रधानों के साथ बातचीत करेंगे और इस संवाद कार्यक्रम में 58,176 कुल ग्राम प्रधान शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। सीएम आवास पर 3:30 बजे ये संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस संवाद कार्यक्रम में लगभग 58,176 ग्राम प्रधान शामिल होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कल ग्राम प्रधानों के साथ संवाद करेंगे और इस बाबत सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि कल सीएम ग्राम प्रधानों को कुछ ऐसे जरूरी आदेश भी दे सकते हैं जो कोरोना से जुड़े हुए हैं, जो ब्लैक फंगस से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जिस रफ्तार से प्रदेश में कोरोना बढ़ रहा है और जिस तरह से अब लगातार ब्लैक फंगस के केसेस सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राम प्रधानों को मुखातिब करते हुए उनसे कुछ उम्मीद कर सकते हैं इस बात को लेकर कि प्रदेश में आपकी तरफ से कोरोना पर किस तरह से लगाम लगाई जा सकती है। तो ये बड़ी खबर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 58,176 ग्राम प्रधानों से मुखातिब होंगे, उनसे बातचीत करेंगे और इस संवाद कार्यक्रम को उनके सीएम आवास पर आयोजित किया जाएगा। एनबी की टीवी न्यूज स्क्रीन पर, आपकी टीवी स्क्रीन पर यह बड़ी खबर। सीएम योगी कल ग्राम प्रधानों से सीधे मुखातिब होंगे, सीधे उनसे बातचीत करेंगे और मंथन होगा इस बात पर भी कि प्रदेश में किस तरह से कोरोना पर लगाम लगाई जाए, किस तरह से ब्लैक फंगस पर नकेल कसी जाए और किस तरह से ग्राम प्रधान आने वाले दिनों में प्रदेश की सूरत को संभालते हुए काम करेंगे। इस बाबत भी योगी आदित्यनाथ ग्राम प्रधानों को जरूरी आदेश दे सकते हैं। आपको बता दें कि इस संवाद कार्यक्रम में लगभग 58,176 ग्राम प्रधानों के शामिल होने की बात कही जा रही है। लगभग 3:30 बजे सीएम आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सकते हैं कि सीएम आवास पर कल 3:30 बजे यूपी के मुख्यमंत्री का यह संवाद होगा ग्राम प्रधानों के साथ और 58,000 से ज्यादा ग्राम प्रधान जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस संवाद कार्यक्रम में इसी बात को साधने की कोशिश यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से रहेगी कि किस तरह से
प्रदेश में जो कोरोना के वजह से हालात बिगड़े हैं उनको सुधारा जाए, उनमें बदलाव किया जाए, कोरोना की रफ्तार को काबू किया जाए और किस तरह से जिस तरह से लगातार ब्लैक फंगस के केसेस सामने आ रहे हैं उन पर पूरी तरह से नकेल कसी जा सके, इस बात पर इस संवाद कार्यक्रम में चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। तो लगभग 3:30 बजे कल सीएम हाउस पर यह कार्यक्रम होगा और इस संवाद कार्यक्रम में यूपी के नए चुने गए ग्राम प्रधानों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे मुखातिब होंगे, उनके मत जानेंगे, उनकी राय लेंगे, उनके सजेशंस लेंगे और उन एडवाइजेस को प्रदेश में अमल में लाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस संवाद कार्यक्रम में 58,176 ग्राम प्रधानों के शामिल होने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए इस बार किसानों से गेहूं खरीदने की प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव किया है, जिससे बिचौलियों से साठ-गांठ का काम अब बंद हो गया है और किसानों को ऑनलाइन तकनीक के द्वारा सीधा मुनाफा उनके खाते में पहुंच रहा है। वहीं सिलसिले में डीएम प्रियंका निरंजन ने आज एफसीआई गोदाम का इंस्पेक्शन किया और संबंधित कर्मचारियों को जमकर फटकार भी लगाई। देखिए, हमारे यहाँ जो गेहूँ क्रय हो रहा है वो अभी स्टॉक्ड है मंडियों में शेड के नीचे। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा समस्त गेहूँ एफसीआई में डिलीवरी हो जाए और समय से उसका भुगतान हो जाए, किसानों को भी समय से भुगतान हो सके और गेहूँ को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। लेबर की कमी को लेकर के आपने कार्य फटकार लगाई है? यहाँ मैंने विशिष्ट गोल मंडी में देखा कि बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो अभी एक्टिवेटेड नहीं है। लेबर इनको जितनी उपलब्ध करानी चाहिए उतनी लेबर ये उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। उसी के लिए कहा गया है कि आप लेबर। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां पर कोरोना की रफ्तार अब थमती हुई नजर आ रही है। जी हां, ये बड़ी खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। गुरुवार को दिल्ली में 1072 कुल नए केस सामने आए थे, तो समझा जा सकता है कि रफ्तार में कमी आ रही है। महज 24 घंटों में 117 मरीजों की मौत के आंकड़े सामने आए हैं। इसके अलावा दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट जो है वो भी 1.53% तक पहुंच चुका है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थम चुकी है, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि गुरुवार को महज 1072 ही नए केस सामने आए थे। जिस तरह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना ने तांडव मचाया था, कोरोना का जो कहर था वो देखा गया था। शमशान घाटों में जगह नहीं थी, कब्रिस्तानों में जगह नहीं थी, अस्पतालों में जगह नहीं थी। अब ऐसा लग रहा है, जिस तरह से डेटा सामने आ रहा है, आंकड़े जिस तरह से सारी चीज़ें बयां कर रहे हैं खुद ब खुद, वो डेटा इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि अब राजधानी दिल्ली में पहले के मुकाबले कोरोना की रफ्तार पर रोक लगी है। और न केवल रोक लगी है, बल्कि संक्रमितों की जो मरने वालों की तादाद थी उसमें भी भारी कमी देखी जा रही है। तो दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, देशवासियों के लिए दिल्ली से जुड़ी ये अहम और बेहतर खबर। राजधानी दिल्ली में 24 घंटों में महज 117 मरीजों की मौत हुई है और दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट जो है वो 1% से बढ़कर 0.53% है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से पहले रोजाना हजारों की तादाद में लोगों की मरने की खबरें हमारे सामने आ चुकी हैं और देश भर में लाखों की तादाद में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या हमारे सामने मौजूद रही है, अब कम से कम दिल्ली से ये राहत भरी खबर सामने आई है, जहां पर पॉजिटिविटी रेट में भी कमी आई है, मरने वालों की तादाद में भी कमी आई है और कोरोना से जो संक्रमित मरीजों की तादाद है उसमें भी कमी देखी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।